लिखिए, डायमैग्नेटिक सबस्टांस किसको कहेंगे? डायमैग्नेटिक सबस्टांस, सबस्टांस which does not shows magnetic behavior in the presence of magnetic field also, does not show magnetic behavior in the magnetic field also, magnetic field में भी magnetic behavior को show नहीं करेगा. डायमैग्नेटिक सबस्टेंस has all paired electron in their orbital, all paired electron in their orbital, सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है उसके ऑर्बिटल में. डायमैग्नेटिक सबस्टेंस हैज जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस का जीरो होता है. ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है और कैसे निकलेगा अब ये देखेंगे. इसका एग्जाम्पल जिंक है, जिंक भी है, जिंक 2+, स्कैंडियम 3+, डायमैग्नेटिक. जिंक 2+ कहने का मतलब जेडन क्लोराइड को पूछा जाए कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो हम लोग ZnCl2 में क्लोरीन का -1 होता है, -2, जिंक का कितना हो गया, +2. इसलिए सबस्टांस को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डायमैग्नेटिक है. ठीक है, बड़े. नेक्स्ट, मैग्नेटिक मोमेंट किसको कह रहे हैं? मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू लिखा जाता है और इस पे एक वेक्टर का साइन होता है. ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी कैलकुलेटेड
पहले ये बताता क्या है, तो इट गिव अ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक लाइन में, या फिर सबस्टांस का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज गिवन बाय मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी कैलकुलेटेड by a spin only formula, mu is equal to n into n plus 2 का अंडर रूट, वेयर n बराबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेयर n बराबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, बोर मैग्नेटन बीएम, बोर मैग्नेटन ठीक है। अब देखो ये निकलेगा कैसे, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब कहा जा रहा है कि नहीं हुआ था, जल्दी से लिखो, हुआ। अब देखो यहां से तुम लोग देखना शुरू करो, स्कैंडियम 3+ कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका एटॉमिक नंबर है 21, 1s2, बोलो आगे, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, 21, 2 2 4 6 10, 2 12 2 18, 2 20 और 1। अब इस पे है 3+, तो 3+ है मतलब ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन गायब। पहले कौन सा गायब, 2 की 1,
पहले 2 ही तब ये 1, आने की ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0, और इतना पूरे को लिखते हैं आर्गन 18, 4s0 3d0। बोलो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया है इसमें? 0। नहीं, इलेक्ट्रॉन है कहाँ अनपेयर्ड, है कहीं क्या? तो एस में भी 0 इलेक्ट्रॉन है और डी में भी 0, तो एन होगा 0। एन इंटू एन प्लस 2 का अंडर रूट, इसमें क्या पुट करना था? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 0 बराबर 0 bm। डायमैग्नेटिक सबस्टांस को मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? तो सबस्टांस किस नेचर का ये बनाएगा? तो खुद स्कैंडियम 3+ और स्कैंडियम 3+ से बनने वाला कोई भी कंपाउंड HCCl3, HCOH3, ये सब किस तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर रखेगा? तो डायमैग्नेटिक, जहां भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाता है, ये सब डायमैग्नेटिक। टाइटेनियम साइंस से लेने लायक था, वही तिजोरी हाफ खराब किया था। 3+ इसको भी लिखते हैं, देखते हैं एक बार। आर्गन 4s2 3d2, 18 2 20 2 22, 3+ है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कौन सा निकालोगे? और इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये 1 हो गया। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? डी ऑर्बिटल बनाते थे, याद है? 1 2 3 4 5, इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, म्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 2 का अंडर रूट, 1 इंटू 1 प्लस 2 का अंडर रूट, आने रूट अंडर 3 बराबर 1.73 मैग्नेटन। सबस्टांस कैसा होगा इसके द्वारा बनाया गया? तो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस बनाएगा। कितना आसान हो गया पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक खोजना। अब TiCl3, TiF3, TiBr3, TiOH3, ये सब कंपाउंड के बारे में पूछे जाए कि ये सब कैसा कंपाउंड है, आप क्या कहेंगे? पैरामैग्नेटिक। आपको खोजना कैसे है, याद नहीं करना है, आपको खोजना यहां से और देख लेना है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। ठीक है। सिमिलरली यहीं पर टाइटेनियम का 4 लिख दिया जाए। टाइटेनियम एग्जिस्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बताइए टाइटेनियम 4+ होगा, आर्गन के बाद क्या लिखेंगे हम? 4s0 3d0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट 0, सबस्टांस, अब बोलो डायमैग्नेटिक। एक एक सबस्टांस खोज लोगे ना कि कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है, ये खोजने का तरीका है। कहां से खोजेंगे? लिख दो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से खोजा जाता है। अरे गधा, तुम नीचे ही देखता है क्या? अब जो है, जो भगवान दिए हैं वही रहेगा। गड़, हाँ, लिखो लिखो। हम बताए पढ़ना चाहिए, तो दिखते रहता है।
क्या इस तरह से आप लोग निकाल पाएंगे सारे एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट जिसका भी दे दिया जाए? Mn2+ निकाल लीजिए। Mn2+ बैठना नहीं होता है लाइफ में, सब हमेशा जो है ना काम करना रहता है, लगी रही। Mn2+ जिनका हो गया वो चालू हो जाइए। Mn2+, Mn का 25, Mn का 25 एटॉमिक नंबर, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। पैंतीस, करीब करीब 6, 5.9, बड़े हैं क्या? यहाँ पे सारा डी ब्लॉक एलिमेंट का कंपाउंड क्लियर होना चाहिए कि कौन पैरामैग्नेटिक होगा, कौन डायमैग्नेटिक होगा। हम लोग फट से उस डी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जान लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो पैरामैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक मोमेंट पूछता है तो निकाल दें। बड़े मैग्नीज 2+ का निकालने के लिए बोले, Mn2+ 25 होता है इसका, आर्गन लिख देंगे 18 हो जाएगा। 18 2 20, 5 25, 25 और 2+ का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 4s से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया 0। 3d5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5। तो म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2 का अंडर रूट bm, 5 इंटू 5+2 तो 7 5 35, 35 bm, 5.9 या अप्रोक्स 6 bm। सबस्टांस क्या हो जाएगा और बहुते पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहता है निकाल लें,
तो 5.9 pm 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, 4×6 = 24, करीब करीब 4.9, 24 है तो 25 का √5 तो 4.9। तो 4 इलेक्ट्रॉन वाला 5 इलेक्ट्रॉन वाला मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पता चल जाएगा क्या? अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, कौन ज्यादा? Mn2+। इससे पहले कौन वाला मिलेगा? 24 क्रोमियम। क्रोमियम में D5 ही रहता है, एगो प्लस दूगो प्लस, है ना? क्रोमियम से पहले वेनाडियम 2 और 3 2+, उससे पहले टाइटेनियम तो भी निकाले ही थे 2+, 2+ की 3+, 3+। जरा चेक करो तो कुछ गड़बड़ है क्या? वेनाडियम 2+ का कितना मैग्नेटिक मोमेंट निकाल जल्दी, कुछ नहीं करता है, निकाल जल्दी से मैग्नेटिक मोमेंट क्रोमियम 2+ का। टाइटेनियम 3+ को हमको आता है 1.73, दूगो हमें पता है, दूगो आपको निकालना है। कितना रहा है? 24 का √25 हो गया वेनाडियम का। चलो ठीक है। अरे एगो में 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एगो में 4, एगो में 3, एक ठो में 2, एक ठो में 1, 3+ लिख दिए इसलिए एगो होगा। क्या क्या दिक्कत है? जल्दी से उतारिए ना तब। हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें 5 आया ना, वैसे इसमें 4 आएगा, वैसे इसमें 3 आएगा, और इसमें 1 आएगा, चूंकि 3+ दे दिए। कहानी खत्म करें ना कि यही एक ठोप पढ़ते रहे? सीख गए होंगे आप लोग सब मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। जिसका 0 आ गया वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अब इसमें सवाल ये पूछता था कि कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, ये बताए, है ना? पैरामैग्नेटिक है, अब इसमें से कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, तो सीरीज बता दी। जिसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा होगा। एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज द नंबर ऑफ unpaired electron increases, the paramagnetic behavior और magnetic moment increases।
हो गया। नाउ क्वेश्चन देखिए, तो क्या क्वेश्चन लिख रहा है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाइवेलेंट आयन in aqueous solution if its atomic number is 25। आंसर बना हुआ है आप लोगों के पास। हम्म, 5.9 आएगा। बताइए किसी से बना क्या? आ गया? आ गया? क्या पूछता था? कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवेलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 25। तो ये 25 लिख देंगे। कॉन्फ़िगरेशन 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 18 2 20 5 25। इसी के बराबर ना आर्गन लिखा करते हैं 4s2। तो 2 प्लस है 4s0 3d5। ये जीरो हो जाएगा चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकला है। तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो सेम सवाल तो है जो भी बनाए थे, 3 4 5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। म्यू इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 2 का अंडर रूट 35 का अंडर रूट करीब करीब 6 bm हो गया। या 5.9 लिख दो। हो गया ना? बना दोगे ऐसा सवाल? अब एक और देख रहा है, लिख रहा है 27 एटॉमिक नंबर वाला, तो बना ही दोगे। लिख ही देते हैं। कैलकुलेट द स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2 प्लस आयन Z बराबर 27। एक सवाल तो पक्का है।
बताइए आंसर। थ्री पॉइंट नाइन। M2 ने Z+27 लिखा है। M2+Z=27 लिखा है। आर्गन लिख दिए मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लिख दिए? 18। 4s2 3d7। 2+ है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, यहां से लॉस हो जाएगा। अब D पे 7, 1 2 3 4 5 6 7। बोलो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? तो म्यू इज इक्वल टू 3 × 3 + 2 का अंडर रूट 15 का अंडर रूट 3.92 लिख सकते हो, और क्या आंसर। सबस्टांस होगा पैरामैग्नेटिक। हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। देखो सुनोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ना, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म colored compound due to d transition of electron, due to d transition of electron, d block element form colored compound due to d transition of इलेक्ट्रॉन। अब ये डी ट्रांजिशन क्या होता है? ठीक है, तो एट द सर्टेन एनर्जी लेवल देखो लिखेंगे बाद में, पहले समझोगे, समझना जरूरी। ये क्वेश्चन भी बिहारी बोर्ड का है, हर साल आने वाला। वाई डी ब्लॉक कंपाउंड फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस या वाई फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, एक नंबर का रहा यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आंसर साफ है, डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यदि ज्यादा नंबर का रहा, अब जैसे डी है, 5 घर है, कंपाउंड बनाते समय आप लोग जानते हैं कि जो भी एलिमेंट कंपाउंड बनाता है दे विल गो इन, जनरली गो इन एक्साइटेड स्टेट। ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे, ग्राउंड स्टेट में रहता है, बॉन्डिंग के समय में एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और तब जाकर के वो कंपाउंड बनाता है। तो जैसे ही इसकी एनर्जी थोड़ी एलिवेट होगी तो एक नया फिनोमेनन
वो देखिएगा और बर्दाश्त कीजिएगा। हाँ, तो क्या कीजिएगा, जब कुछ आता नहीं होगा तो बर्दाश्त ही करिएगा। डी ऑर्बिटल में कितना घर? 5 घर। द डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू 2 सेट। अभी बता रहे हैं, सुनिएगा। द 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल, one is T2G orbital and other is EG orbital। ऑर्बिटल का नाम है, जैसे ऑर्बिटल का नाम पढ़े हो ना SPDF, वैसे ही ये 2 ऑर्बिटल और है। कौन कौन सा नाम बोलो तो, ठीक से बोले एक बार फिर। T2G, T2G, कौन जी? हाँ हाँ, कौन जी? और ये 3 सेट का और ये 2 सेट का, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन, कुछ उसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, यही इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जाता है। बोर थ्योरी में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाई हुआ था कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, they absorb certain amount of energy. When an electron jump from lower energy orbital to higher energy orbital, they require some amount of energy. And when these electron go back to lower orbital from higher orbital, they radiate एनर्जी ऑफ सर्टेन एनर्जी। ई बराबर HC बाई लैम्डा इज वेवलेंथ रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहीं से निकाल के लाए हैं कलर। यही है वो कलर, इसी के लिए कलर आता है कंपाउंड, है ना। कि जब डी ब्लॉक कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो उसके डी ऑर्बिटल्स ब्रेक हो जाते हैं 2 सेट ऑफ डी ऑर्बिटल में, एक T2G में और एक EG में। T2G से EG में यानी लोअर से हायर जाने में इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और फिर हायर से जब लोअर आता है, मतलब कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया एक्साइटेड स्टेट में, फिर तो रीअरेंज हो जाएगा, एनर्जी जैसे है वैसे हो जाएगा, तो हायर से फिर कहाँ आ जाएगा? लोअर में। एट दैट टाइम दे रेडिएट एनर्जी ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, है ना, और दैट वेवलेंथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टिकुलर कलर ऑफ द कंपाउंड, है ना। विबगियोर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही 7 कलर होता है। यही 7 कलर का कोई ना कोई वेवलेंथ निकलेगा, और वही 7 कलर में कोई ना कोई कंपाउंड होगा। जैसे कॉपर के लिए जानते हैं कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है ना। आयरन सल्फेट के बारे में जानते होंगे, ग्रीन होता है, ग्रीन विट्रियोल बनाता है। तो ये जो ब्लू, ग्रीन, है ना, रेडिश ब्राउन, ब्राउन, जो भी कलर है, दीज ऑल आर द वेवलेंथ, दैट वेवलेंथ, है ना, दैट लैम्डा, ठीक है। यही लिखना है सब्जेक्टिवली। तो इसी को बोलते हैं डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे नहीं कि इससे गया उसमें कूद गया, ऐसे नहीं बोले हैं। हायर, लोअर से हायर में गया और हायर से लोअर में कूद गया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो 2 ऑर्बिटल बनाए हैं ना, वो समझिएगा, जैसे ये डी ऑर्बिटल की एलिवेटेड एनर्जी है जिस पर वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, तो वो टूट गया तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल कहेंगे। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा हुआ इसमें? T2G। और हायर एनर्जी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? EG ऑर्बिटल। हायर एनर्जी ऑर्बिटल हो जाएगा EG ऑर्बिटल, और दोनों का एवरेज लेंगे, बस यही एवरेज आएगा, ठीक है। एवरेज दोनों का बराबर है, ठीक है। फोटो बनाइए फिर लिख देंगे।
कलर होने का कारण यही है। अब इसी बात को आप जितने अच्छों से लिख दीजिएगा बात हो जाएगी। हो गया? नीचे लिखिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना कभी कभी 4-5 नंबर का आ जाता है, 3 नंबर का आ जाता है। 2 सवाल रहता है ना ए बी, तो 3 नंबर का आ जाएगा कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। तो उसको उतना फोटो वोटो बना दीजिएगा ना तो समझ आएगा कि सब लिख देगा, क्योंकि इतना ही काम में हुआ है। अब इसी को जो है ना हिंदी में लिख देना है, है ना? तो लिखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, लिखाएंगे, लिखिए। हाँ, जहां तक लिखाई हो रहा है वहां छोड़ के आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन लिखिए। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए लोअर एनर्जी, फ्रॉम ए लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल is excited to higher energy d orbital, EXCITD, excited to higher energy d orbital, they absorb, they absorb certain frequencies or wavelength of rays, certain frequencies or wavelength of rays certain frequency or wavelength of rays which lie,
which lie, LIE, in the visible region, which lie in the visible region. ठीक है, द कलर ऑब्जर्व्ड correspond to, the color observed correspond to complementary color, the color observed correspond to complementary color, correspond to complementary color, complementary color of the light absorbed, of the light absorbed. ठीक है, क्या लिखे हो जरा देख लो, बोर्ड से मिला लो। हमने लिखा है कि जब एक इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है, यहां देखो, लो एनर्जी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है, तो सर्टेन फ्रीक्वेंसीज का या वेवलेंथ का रेज, मतलब वेवलेंथ का रेज अब्जॉर्ब करता है, जो विजिबल रीजन में आता है। ठीक है, और हम कलर उसी के कॉम्प्लीमेंट्री कलर को देखते हैं। जो जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ना रिलीज करेगा, जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही रिलीज करेगा। तो वेरी कॉम्पैक्ट आंसर है और सब कुछ है। अब कौन कितना एब्जॉर्ब करेगा डिपेंड करेगा वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है ना। जो रिएजेंट है उसके साथ रिएक्ट करने वाला वो कैसा है। नीचे लिख दीजिए एक वो लाइन, उसी में ये भाई कलर्ड फॉन्ट में ये पूरा आंसर है। इसके अलावा कुछ हो एक आध पेज लिख दोगे बेकार है, इतना ही लिखना है। और इसको याद रखने का तरीका बस यही है ना। एक तो यही थोड़ा स्टैंडर्ड वर्सन है और ये थोड़ा पुअर वर्सन है, मतलब बचपन का वर्सन यही है। यही चीज यहाँ आया है ना। ये पुअर वर्सन है, ये न्यू वर्सन है। हाँ वर्सन ही तो है। और तुम लोग तो वैसे ही कुछ कुछ सोचते रहता है। तो अभी की उम्र में बड़का कुत्ता हो ना। तो हाँ, तुम लोग अभी वैसे ही यही हो, क्या करेंगे। कुछ बोलेंगे कुछ समझते रहते। समझ में आ गया जो लिखना है। इसके अलावा कुछ भी लिखना है बेकारी है। हम तो ये कह रहे हैं 3 नंबर का यही आंसर है। और ये फोटो बना देना है, वो वाला नहीं, ये वाला है ना। इसको कहते हैं डीडी ट्रांजिशन। नीचे लिखिए डीडी ट्रांजिशन। ये भी तो सवाल आता है 1 नंबर का, डीडी ट्रांजिशन किसको बोलते हैं। नीचे लिखिए डी ब्लॉक कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड, अलग वो हो गया। डी डी क्या लिखवा रहे थे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर जनरली कलर्ड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर जनरली कलर्ड ड्यू टू, ऊपर में भी वही लिखे हैं, ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। इट मीन दैट, कॉमा दे करके, इट मीन दैट transition of electron occurs, it means that transition of electron occurs in between T2G and EG
T2G and EG orbital these are also known as inner D transition, inner also known as inner D transition है ना, inner D transition of electron. ठीक है, नेक्स्ट कलर्ड कंपाउंड के बाद फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समझते हो या कोऑर्डिनेट कंपाउंड? अगला बस वही है, इसको पढ़ने के बाद ही होना है वो बचवा, बता रहे हैं. कोऑर्डिनेट कंपाउंड CONH3 होल 6 Cl3 लिख देते हैं. ऐसे कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं. K4 FeCN होल 6 ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड. जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये कोबाल्ट का कंपाउंड है, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो है, लेकिन किसका है? तो डी ब्लॉक का है. कोबाल्ट डी ब्लॉक का एलिमेंट है, सेंट्रल एटम डी ब्लॉक का है. तो डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. यहां पर देखिए पोटेशियम का कंपाउंड नहीं है, ये किसका है? आयरन का. ठीक है, तो अब बातें होती है कि भाई केवल डी ब्लॉक एलिमेंट ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाता है? ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये किसका है? कोबाल्ट का है. किसका है? आयरन का है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पहचान है, वो ब्रैकेट के अंदर जरूर लिखा रहता है. बिना ब्रैकेट का कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं होता है. ठीक है, तो इसका कारण है 2-3, जिसके वजह से ही डी ब्लॉक एलिमेंट का फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट कंपाउंड में किया जाता है. लिखो. लिख दिया, एग्जाम्पल लिख दिया. लिखिए रीजन. पहला रीजन क्यों बनाता है, इसका रीजन, इसी का ना रीजन जानना चाह रहे हैं आप जी कि वाई. अच्छा ये भी लिखना है हमें को ना. डी ब्लॉक एलिमेंट्स form a large number of complex compound due to पहला a small size, दूसरा
हाई आयनिक चार्ज, देखा होगा टाइटेनियम पे 4+, मैग्नीज पे 7+, हाई आयनिक चार्ज। और तीसरा अवेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये तीन कारण से, ये तीन वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। अवेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या बोला जाए? आयरन 2+ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, क्यों? बोलेंगे तीन कारण है। स्मॉल साइज है। साइज किससे स्मॉल होता है देखते हो? पीरियोडिक टेबल में जब ऐसे इधर से इधर जाते हो ना, तो साइज डिक्रीज होता है। तो इसके आगे बहुत सारे एलिमेंट है ना, फोर्थ पीरियड में पी ब्लॉक वाला भी है बहुत सारा, तो उससे तो छोटा ही है ना, इसलिए लिखा जाता है कि उतना एटॉमिक नंबर में जो साइज होता है इन लोग का छोटा ही होता है। हाई आयनिक चार्ज मतलब देखा ना कभी किसी पे 4+, किसी पे वेनेडियम पे 5+, क्रोमियम पे 6+, मैग्नीज पे 7+। अवेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल अगला खाली रहता है, डी ऑर्बिटल खाली रहता है। जरा खाली डी ऑर्बिटल देखते हैं कहां पे। देखो ये 4s स्टार्ट हो गया है, 3d अभी भर रहा है, तो इसके आगे होगा ना 4p होगा, 4d ऑर्बिटल होगा। यदि ये 4 घर स्टार्ट हो गया तो 4d भी तो होगा, और वो 4d में एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा, यानी वैकेंट डी ऑर्बिटल है। और ये अवेलेबल होता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, इसका डिब्बा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो जो बाहर से कंपाउंड बनाने के लिए आता है आयरन के साथ, आयरन के साथ Cn आया कंपाउंड बनाने, दैट Cn अपना इलेक्ट्रॉन उसी खाली डिब्बे में रख के बना लेता है। दैट इज ए न्यू टाइप ऑफ बॉन्डिंग कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में दोनों तरफ से देना नहीं रहता है, पता है ना? अरे गधा सबको, वो पता क्या रहेगा, पता कुछ रहता है? दिन दुनिया। वो 6 गो इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक अलगे बना रहे हैं कुछ समझाने के लिए। H+ इसको एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कहते हैं इसको, तो लोन पेयर का डोनेशन करता है। द बॉन्ड इज फॉर्म कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। गधा है एकदम से। 3 तरह का बॉन्डिंग पढ़ना होता है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग होता है। स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग का मतलब है कि इसका लोन पेयर है जो जरूरी तो है इसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, लेकिन बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया है, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर देता है H+ को, तो ये मॉलिक्यूल बन गया H3O+। इसी तरह से Cn के पास इलेक्ट्रॉन है साइनाइड आयन के पास, और साइनाइड का इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां रखाएगा? आयरन के खाली डी ऑर्बिटल में। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल यहाँ पे बहुत सारा है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती है, खाली जगह दे दे तब भी बॉन्ड बन जाता है। स्पेशल टाइप ऑफ रिश्ता, जो आप नहीं कहते कभी कभी
उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है, दिन भर उसी के साथ रहते हो, तो बताएगा कि वो तो हम तुमको नहीं बताएंगे, उसके साथ कुछ है, स्पेशल वाला रिश्ता है, वही स्पेशल वाला रिश्ता। हाँ हाँ, देखिए कैसा कैसा खुश हो जाता है। चलिए, ए, अरे भगवान से, अरे भैंस चराने वाले को हम चराने लगते हैं, दिक्कत ये सब भैंस चराने वाला है, आपको पढ़ाना पड़ता है। लिखिए कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, डी ब्लॉक एलिमेंट को, डी ब्लॉक एलिमेंट को कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट को कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, यानी कैटलिस्ट जैसा बिहेव करता है? हाँ, हॉट टॉक वाला। अब फिर से क्या बताएंगे? फिर से नहीं बताएंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट एक्ट एज कैटलिस्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट एक्ट एज कैटलिस्ट, क्योंकि इसके पास भी सरफेस अवेलेबल होता है जिस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होता है ना? जैसे एक पढ़ाए थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स में, बोले है ना कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो कैसे उसका मैकेनिज्म होता है, तो हम आपको बताए थे कि प्लेटिनम के सरफेस पे जब गोल्ड, या गोल्ड के सरफेस पे जब कोई गैस एडजॉर्ब होता है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। द डी ब्लॉक एलिमेंट प्रोवाइड सरफेस ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू बी एडजॉर्ब, इसीलिए कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ग्रुप 4 टू ग्रुप 11th एलिमेंट mostly act as catalyst। ठीक है, रीजन have या presence of vacant d orbital, which provide surface for adsorption of reactant molecule। आधा आंसर भी लिखने से चलेगा, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। दूसरा, एबिलिटी टू चेंज देयर ऑक्सीडेशन नंबर आणि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर according to the catalyst। इस दो कारणों से डी ब्लॉक एलिमेंट को जनरली हम कैटलिस्ट जैसा देखते हैं, कैटलिस्ट जैसा बिहेव करता है।
हो गया। सातवां ग्रुप में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? सातवां ग्रुप में साइंस से लेने लायक है, तीसरा है। तिजोरी हाफ राफ हो गया, चौथा है। भेनबटा पांचवा है। करोड़पति मोटर वाला छठा है। मैंने टिकरी उनसे खाया, मैंने टिकरी उनसे खाया और फिर से रूस गया। किन से रूस गया? करुणा ईरानी से रूस गया। करुणा ईरानी से रूस गया। करुणा ईरानी से रूस गया। ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। 7 से 9 ग्रुप वाले एलिमेंट को कहा जाता है कि ये कैटलिस्ट होता है मैक्सिमम एक्टिविटी का। लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल्स रहता है, पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट यूज्ड फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। कैटलिस्ट जिसकी मैक्सिमम एक्टिविटी होती है, ये 7 से 9 ग्रुप का होता है। यूज्ड एज कैटलिस्ट ऑफ मैक्सिमम एक्टिविटी। फिर से रूस गया करुणा ईरानी, मैंने टिकरी उनसे खाया। मैंने टिकरी उनसे खाया। बड़ा खुश हो रहे हैं। छुट्टी दे देते हैं, क्या करना है? छुट्टी दे देना है। हाँ, हो भी सकता है खत्म। नहीं, डीप ब्लॉक नहीं होगा पूरा खत्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2 कंपाउंड पढ़ना होता है इसमें, KMnO4 K2Cr2 से। उसके बाद थोड़ा सा ए ब्लॉक पढ़ना रहता है। तो आज कैसे खत्म हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, अभी तो काम आगे बढ़ाना है। लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये 1 बजे तक तो पढ़ने के लिए बोले गए है ना।
देखो, ऐसा कंपाउंड, एक्चुअली में कंपाउंड में स्टैचोमेट्रिक रेशियो रहता है, लेकिन कोई ऐसा कंपाउंड का नाम लिख लें, Fe0.56 कार्बन, तो देखा ही नहीं होगा, बोला ये कौन सा नाम लिखे सर। निकेल 0.960, लो, ऐसे कंपाउंड को इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं, जो नॉन स्टैचोमेट्रिक रेशियो में होता है। इसमें कोई कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होकर के बॉन्ड नहीं बनाए। ये एक्चुअली में हुआ है कि निकेल जब एटम पैक हो रहा था, तो उसमें कुछ छोटा एटम जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरोन, ये सब उसके गैप्स में घुस गया है। तो ऐसे कंपाउंड को इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। देखिए, गैप्स में घुस गया का क्या मतलब है। ऐसा कंपाउंड है, ये आयरन का बहुत सारा एटम मान लिया कि है ना, आयरन का बहुत सारा एटम है, और इस गैप में जाकर के कोई छोटा कार्बन, नाइट्रोजन एटम जैसा कोई एटम ऑक्युपाई कर गया, तो कंपाउंड जो बनता है ना, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। एक्चुअली में ये जो वैकेट साइट है ना, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। और उस इंटरस्टिशियल साइट में यदि कोई एटम घुस के कंपाउंड बना दिया है, तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये कोई आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बना के बनेगा नहीं, ठीक है। तो डिफिनीशन लिख दो, पहले एग्जाम्पल लिख ही दिया है। Mn4n V3H, 300 वेनेडियम एटम में 100 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ऐसे कंपाउंड को इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। द कंपाउंड which form when a smaller atom like boron, carbon, nitrogen, oxygen get occupied at the interstitial site of d block elements, it known as interstitial compound. Interstitial compound are found to be present in non-stoichiometric ratio, है ना। इसमें कोई स्टैचोमेट्रिक रेशियो नहीं होता।
क्या हो गया बच्चा? Interstitial compounds are found to be present in non-stoichiometric ratio. हम्म क्या हो गया? राशन हो गया? क्या दिमाग में? रेशियो? हम्म लिख दिया? Now the properties of interstitial compounds. Properties of interstitial compound. Properties of interstitial compounds. Properties of interstitial compound. पहला लिखिए। इसको ई जोड़ देना यहाँ पे। करेगा बदमाशी? वह लगता है कि वो कितना बड़का काम कर रहा है। भैया भैया। इंटरेस्टिशियल बदमाशी खाली करता रहता है। एक तो उतार लेता है और उसमें भी थोड़ा सा गलती हो जाए कितना भार पड़ जाए। इंटरस्टिशियल कंपाउंड। द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। पहला लिखिए। दे हैव high melting point. They have high melting point. Melting point high होता है। Then pure metal. Then pure metal. They are very hard. Some boride. बोरोन यदि फंसा रहेगा। Hard like diamond. Hard like diamond. Some boride. Hard like diamond. They are chemically inert, है ना? रिएक्टिव नहीं होता है। दे आर केमिकली इनर्ट।
they retain metallic conductivity. कंडक्टिविटी रिटेन करता है, मतलब जैसे मेटल कंडक्टिव होता है वैसे ही इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी क्या होता है, कंडक्टिव होता है। बस ये इसका प्रॉपर्टीज है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का। नेक्स्ट इज बड़े बड़े ना, एलॉय फॉर्मेशन किसको बोलते हैं? एलॉय पता है ना सबको? होमोजेनियस मिक्सचर of two or more than two metal known as alloy. Generally d block element form alloy to improve its properties. alloy बनाने का पर्पस to improve its properties, decrease their reactivity. Generally d block elements form alloy to improve its properties, decrease their reactivity. एग्जाम्पल वहीं से शुरू होगा। ब्रास, ब्रॉन्ज, इनभार, स्टील, स्टेनलेस स्टील, जर्मन सिल्वर, एलॉय बनाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए, यानी एलिमेंट जो डीप ब्लॉक का होगा उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग इंप्रूव करेंगे और रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे, यानी कोरोजन वगैरह कम लगना चाहिए।
किसको बोलेंगे कूजन? कॉपर और कुशन, आयरन और, ये आयरन और कार्बन है। 1.5%, 2%, 4% कार्बन होता है स्टील में। जितना कम प्रतिशत होगा अच्छा वाला स्टील होगा, ठीक है। लेकिन एकदम नहीं कार्बन होगा तो स्टील भी नहीं होगा, ठीक है। आयरन, निकेल, क्रोमियम और थोड़ा सा कार्बन, निकूजन, LOI। हो गया। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट। तुम लोग को घर जाके मेरे बिना कितना मन लग जाएगा। मतलब तुम लोग बेवफा है नहीं। मैडम का क्लास स्टार्ट हुआ नहीं कि तुम लोग निकल लिए। हम्म, कितना मजा आता है सब कुछ। पुष्पा देखा तुम लोग? पुष्पा, पुष्पा देखा था? झुकेगा नहीं वाला। वो तो सलम लोगों के लिए सलम भाषा का इस्तेमाल किया, तुम लोग किया, उसी के लिए किया था। उस सलम लोगों के लिए सलम भाषा का इंतजाम, या ताकि वो लोग भी अपने जवान पे पकड़ ले, ठीक है। लेकिन एक बात था, वो क्या बोला था, झुकेगा नहीं, लेकिन भर सिनेमा में वो झुकले था। आप देखना, वो एकदम झुका हुआ था ऐसे, एम टाइप का झुका हुआ था। वो सीधा कब था? नहीं, तो देखो ऐसे करके झुका हुआ था, एम टाइप का झुका हुआ था, एम, एम बन रहा था, ऐसे उठता था नीचे जाता, फिर ऐसे उठ के ऐसे पसर जाता था। आप देखिए, एक भुजा यहाँ पर यदि फोटो बना दे आपके आदमी होने का, या इतना बड़ा आदमी है, तो एक कंधा थोड़ा सा ज्यादा उठा हुआ और दूसरा कंधा थोड़ा कम उठा हुआ। अब मेरी बात को सुनना, यहाँ पे लेके आना है, दैट इज
हम कह रहे थे कि झुका हुआ था। एम टाइप ग्राफ बनता है मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट होता भी एम ही से, ग्राफ भी एम ही टाइप बनता है। एम ही बनाए। स्कैंडियम साइंस से लेने लायक है, तिजोरी हापराप हो गया। वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, है ना। आयरन, कोबाल्ट, निकेल। निकेल कोबाल्ट कहाँ से आया, मतलब हाँ ठीक, तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल। और उसके बाद क्या, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। बदले में क्या दिया, कॉपर, चांदी, सोना। और वो तो ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं, लेकिन यदि रहेगा तो लास्ट में ही जिंक। आयरन है तो नीचे जाएगा, फिर से रूस गया। करोड़पति, मोटर। और अगला वाला यदि ऐसे बना दें, ऐसे, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसको रखाता है, वो नीचे आके थोड़ा सा नीचे ही हो जाएगा, सटा हुआ ही ग्राफ है। ऐसे ही बनाना है, बात यहीं पे करेंगे। मैंने टिकरी उनसे पाया, करोड़पति, मोटर वाला। आप देख सकते हो पूरे एलिमेंट में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का ही है। दैट इज वाई टंगस्टन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। जानते हो ऐसा क्यों है, एक एक्सेप्शनल केस है ये वाला। मैंने टिकरी उनसे खाया। इधर से जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ती है। मेटालिक बॉन्डिंग माने मेटल मेटल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। और यहां से देखा होगा आयरन से D5 के बाद D6 कन्फिग्रेशन आया होगा। तो जैसे D6 कन्फिग्रेशन आएगा तो 6 होना था, पेयरिंग हुआ, और ये पेयरिंग होता चला गया। तो पेयरिंग जैसे जैसे बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पे मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है। कैसे, मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीजेज, यहां पर D4 कन्फिग्रेशन आएगा, D5 डिक्रीजेज, वो एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, और D6 से फिर डिक्रीजेज, है ना। 3 लिखना जरूरी नहीं है, खाली D लिख देते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट में बता दिए, पुष्पा वाला ग्राफ, है ना, जो भर सिनेमा में झुक के पब्लिक को कहा झुकेगा नहीं, और पूरे इंडिया का ये आवाज बन गया, बच्चा से बच्चा तक बोलता मैं झुकेगा नहीं। अब उसके बाद वाला बात तो डिपेंड करता है घर का माहौल पे, कि बोलने देता दिया जाता है कि उसको मना किया जाता है। ठीक है, जैसा विचार। अब क्या लिखना है यहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। मेल्टिंग पॉइंट of D block element first increases as the number of unpaired electron increases up to group 3, 4, 5, 6, group 6, and then decreases from group 8 onward,
as the pairing of electron occurs in d orbital. Pairing of electrons occur in d orbital. ठीक है, और इसके एक्सेप्शनल केस कौन सा हो जाएगा? ग्रुप कैमा है वो 7th। मैंने टिकरी उनसे कहा है, सबसे कम उसी का है ना। मैंने टिकरी उनसे खाया। एक्चुअली में कुछ कुछ बात हो जाती है ना स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस की वजह से, कि सॉलिड जो पैक हुआ तो सॉलिड स्टेट में पढ़ना होता था कि एफसीसी की बीसीसी की सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड या फेस सेंटर्ड, एफसीसी बीसीसी। हम नजर दौड़ाएंगे उधर, मतलब सॉलिड कितना पैक है, 73% पैक है कि 63% पैक है कि 51% पैक है ना। एक सॉलिड बनता है तो जरूरी नहीं कि वो 100% पैक्ड हो, पैक हो पाएगा 100%। देखते ना गोल होता है एटम, और एटम गोल होता है तो बीच में जगह बनी जाता है पैकेजिंग के समय। तो यदि लूज पैकेज है तो फिर मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो मैंने टिकरी उनसे खाया वही है। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्यों वजह बनाया गया? तो मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ रहा है इसलिए। as the number of unpaired electron increases, the strength of metallic bonding increases. As the number of unpaired electron increases, the metallic bonding increases. And metallic bond का strength increases. The strength of metallic bonding increases. As the number of unpaired electron increases, the strength of metallic bonding increases. So the melting point, MP से समझ जाओगे ना, also increases. और ये बात सिर्फ लागू कहाँ नहीं होगा, मैंने टिकरी उनसे खाया। मैंने टिकरी उनसे खाया। टिकरी टिकरी टिकरी।
मैंने टिक्करी उनसे खाया। भूख लग गया, इसका मतलब है कि तुम्हारे बॉडी का एंजाइमेटिक एक्टिविटी अच्छा है, तो खुश हो जाओ। हो गया। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सेम है, यही सेम है, एम ही बनेगा। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सेमी ग्राफ है, कारण भी सेमी है, इसलिए बता देना जरूरी है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंथैल्पी मतलब एनर्जी होता है, एटम बनाने की एनर्जी। तो एटम बनाने की एनर्जी मतलब मेटालिक बॉन्डिंग तोड़ना पड़ेगा तब ना एक एक करके एटम अलग होगा। तो मेटालिक बॉन्डिंग जैसे मजबूती से इंक्रीज और डिक्रीज करता है, वैसे ही ये एंथैल्पी इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। कारण सेमी है जो बाद में लिखे थे। बना दीजिए क्या? पुष्पा जो झुक के बोलता झुकेगा नहीं, और सब लोग मान लेता है हाँ ठीक है कह रहा है, ये झुकेगा नहीं, है ना? पब्लिक है भाई, ये सब जानता है, इसको बताने के लिए कुछ है ही नहीं। केमिस्ट्री बताने के लिए है, बाकी जानकारी तो सब रखता है। एक झुका हुआ आदमी कहता है झुकेगा नहीं, और मान लेता है सब। हाँ ठीक है, एम ही टाइप है, वही ट्रेंड देखना है, ट्रेंड देखना है। थोड़ा ऊपर में कम झुका हुआ लग रहा है, झुकाना था थोड़ा। ऐसे तो बदमाशी नहीं करो जी, अनजाने किसी तरीके से आपको याद रहे। आप लोग जो है वैसे ही लगे रहते हैं, देखो झुकेगा नहीं, झुक गया ना, एक कंधा उठा है, अरे उसका पोस्चर ही पे देखिएगा, वो झुकले था, एगो ऐसे कांधा करके एगो नीचे कर लिया था, है ना? एकदम जो है क्या 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 बोलो, क्या लिखेंगे बोलो ना जल्दी। स्कैंडियम साइंस से लेने लायक है, तिजोरी हाफ रफ हो गया, भेनबटा करोड़पति मोटर वाला। मैंने टिकरी उनसे खाया, फिर से रूस गया, फिर से रूस गया किससे? करुणा ईरानी से। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, कॉपर चांदी सोना जान सीढ़ी देख रही हो। बोला पीरियोडिक टेबल याद नहीं होता, इतना बार बोलेंगे याद कैसे करने? डी वाला खास के याद नहीं होता है, अभी भी नहीं याद होगा क्या है? साइंस से लेने लायक है, तिजोरी हाफ राफ हो गया, भे नबटा करोड़पति मोटर वाला।
और ट्रेंड वही है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज, एक्सेप्ट मैंने टिकरी उनसे खाया। जान, जान यहाँ पे सीढ़ी देख रही होगी। तुम्हारा जान, तुम जानो। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या लिखना है? फर्स्ट इंक्रीजेज अप टू कितना, 3 4 5 6, एंड देन डिक्रीजेज 8 से लेकर के, ठीक है। डेल्टा एच ए लिखेंगे, समझ जाएगा क्या लिखें? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फर्स्ट इंक्रीजेज फ्रॉम ग्रुप थर्ड टू ग्रुप सिक्स्थ, एज द, इसी में जोड़ रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन as the number of unpaired electron increases while it decreases from ग्रुप 17th, नहीं 17th नहीं है, ग्रुप 8 टू ग्रुप 11 या ग्रुप 12, एज द पेयरिंग अकर एक्सेप्ट मैंने टिकरी उनसे खाया। It also due to metallic bonding region में, it also due to a strength of metallic bonding first increases as number of unpaired electron increases. It also due to a strength of metallic bonding which first increases as number of unpaired electron increases, then decreases. बस, और क्या करना है? अब घर जाइए अपना आराम से। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ